Hello friends, welcome back to this channel. Like in the last video we were discussing about the HVAC. So continuing on that topic, we shall discuss about the HVAC design. That what is the design of the HVAC? Welcome back friends. Like in the last video, we were discussing about HVAC qualifications and HVAC designs. So continuing that topic, today we shall discuss about design of the HVAC. मतलब HVAC का डिज़ाइन किस बेसिस पे कैसे होना चाहिए. So here you can see I have drawn a diagram. This diagram represents the basic design of the HVAC. मतलब ये एक रूम है जिसके साथ हमारे दो डक्ट कनेक्टेड है, एक रिटर्न डक्ट और एक सप्लाई डक्ट. रिटर्न डक्ट का मतलब है जिधर से हवा रिटर्न हो रही है टू द HVAC सिस्टम, एंड सप्लाई डक्ट मीन्स जो HVAC से रूम तक एयर को सप्लाई कर रही है. देन हियर आई हैव रिटन 10 माइक्रोन एंड हियर आई हैव रिटन HEPA. HEPA मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. अब इस तरीके से समझिए इसे कि इस रूम की कैपेसिटी के हिसाब से हमारा HVAC डिज़ाइन होता है. अब वो कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले एक HVAC का बेसिक डिज़ाइन समझिए. एक होता है फ्रेश एयर इनलेट, जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा. दिस वन इज फ्रेश एयर इनलेट. यहाँ पे एक बेसिक फिल्टर है विच इज़ अराउंड 10 माइक्रोन. देन यहाँ पे एक मिक्सिंग चैम्बर है. मिक्सिंग चैम्बर में जो फ्रेश एयर है और जो रिटर्न एयर है वो मिक्स होती है. देन देयर वी हैव 5 माइक्रोन फिल्टर विच इज़ ए इंटरमीडिएट फिल्टर. देन हीटिंग कॉइल जो कि उस एयर को, जो मिक्स्ड एयर है और जो फिल्टर्ड एयर है, उसको हीटअप करती है. देन कूलिंग कॉइल जो उसका टेम्परेचर कम करती है. एंड देन ब्लोअर जिसकी हेल्प से हमारा एयर सप्लाई में आता है. अब ये तो एक बेसिक डिज़ाइन है. अब इसमें ये जो दो डक्ट हैं, दो लाइंस हैं, ये दिखाती हैं दिस वन इज़ द रिटर्न डक्ट, दिस वन इज़ द सप्लाई डक्ट. अब इस डिज़ाइन में आपको दिख रहा होगा रूम. वाई दिस रूम हैव मेजर फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ HVAC. क्योंकि HVAC का जो इनलेट की कैपेसिटी है और जो ब्लोअर की कैपेसिटी है वो इस रूम के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा. अब जस्ट कंसिडर आई हैव क्लास D रूम हियर. अगर इस रूम का क्लास D है तो इसका ACPH जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा वो 20 ACPH होना चाहिए. दिस वन इज द मिनिमम ACPH दैट इज रिक्वायर्ड. दिस ACPH इज एयर चेंजेस पर आवर. मतलब 20 बार इस रूम का वॉल्यूम के बराबर एयर चेंज हो जाना ही चाहिए. तो ऐसे में मुझे जो ब्लोअर है वो इस ACPH को मीट करता हुआ होना चाहिए. अगर मेरे ब्लोअर की कैपेसिटी इतनी नहीं होगी जो इस 20 ACPH को मेंटेन करे, तो मेरा जो क्लास D है वो फेल कर जाएगा. फॉर दैट रीज़न मेरा ये जो HVAC का डिज़ाइन है इट डिपेंड्स ऑन द रूम. सेकंड फैक्टर जो कि रूम से हमारे HVAC डिज़ाइन को चैलेंज करता है वो है इसकी ऑक्यूपेंसी. ऑक्यूपेंसी का मतलब कि इसके अंदर कितनी तो मशीन्स होंगी और कितना स्पेस फ्री होगा. थर्ड फैक्टर जो है वो है इसमें हीट लोड. हीट लोड का क्या मतलब है? इसमें ऐसी कितनी मशीन्स होंगी जो कि हीट जनरेट करेंगी. फोर्थ फैक्टर इज द ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर का मतलब इसके अंदर कितने पर्सन काम कर रहे होंगे उस टाइम पे. जस्ट कंसिडर मेरा जो है 50% स्पेस मशीन्स वॉल्यूम जो है मशीन से फिल होगा. इसमें 4 ह्यूमन फैक्टर्स रहेंगे. 20 ACPH की रिक्वायरमेंट है. मेरे रूम का वॉल्यूम मान लीजिए 100 मीटर क्यूब है. प्लस अब इसमें मुझे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये मुझे हेल्प करेंगे इन द डिज़ाइन ऑफ HVAC. अब यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए, सबसे पहला फैक्टर मेरा क्लास D. मतलब क्या क्लासिफिकेशन मुझे उस रूम में रिक्वायर्ड है वो मुझे चाहिए इन द फॉर HEPA एंड फॉर ब्लोअर.
कि ब्लोअर की कैपेसिटी और हेपा की एफिशिएंसी मेरे रूम के क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है। देन मुझे चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरा हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल पे डिपेंड करेगा। दिस 25 डिग्री सेल्सियस विल हेल्प मी टू डिसाइड द efficiency of the heating coil and the cooling coils. Then 50% is occupied by the machines in the room. So this will again help me deciding the blower efficiency. Then 4 human will be there. तो ये जो है मेरे हीट लोड पे इम्पेक्ट करेगा। मतलब अगर किसी भी रूम में अगर पर्सन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, मतलब ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। सेकंड, यहाँ पे मेरा ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। सो ये जो है ह्यूमन फैक्टर्स प्लस हीट लोड मेरे हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल पे इम्पैक्ट डालेंगे। रूम का वॉल्यूम प्लस ACPH प्लस मशीन ऑक्यूपेंसी विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्लोअर कैपेसिटी एंड द फ्रेश एयर। अब यहाँ पे मेरा आ जाता है ये बेसिक डिजाइन ऑफ द HVAC। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मिक्सिंग चैम्बर इज द स्पेस वेयर द रिटर्न एयर एंड द फ्रेश एयर विल मिक्स टुगेदर। इसकी क्यों ज़रूरत है? ताकि जो मेरा रिटर्न एयर है वो एक रेशो चलता है 90:10, मतलब 90 तो रिटर्न एयर चलेगी और 10 फ्रेश एयर। अब ये 90-10 क्यों? अगर मैं 100% फ्रेश एयर लूँगा तो मेरा हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हीटिंग कॉइल को कंप्लीट फ्रेश एयर को हीट करना पड़ेगा और कूल करना पड़ेगा। अब उसकी वजह से मेरा पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। सेकंड, मेरा यूटिलिटी कंजम्पशंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लोअर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो ये मेरा 90-10 के रेशो से मैं मिक्सिंग चेम्बर में मिक्स करता हूँ। मतलब 90 मेरा रिटर्न एयर और 10 मेरा फ्रेश एयर। इससे मुझे हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल पे लोड कम हो जाता है। देन यहाँ पे जब आगे बढ़े, अब क्योंकि यहाँ पे मिक्स एयर है, इसमें बाहर की फ्रेश एयर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ये फ़िल्टर बाहर के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको एलिमिनेट करता है। देन जब यहाँ पे फिर मेरा एक 5 माइक्रोन फ़िल्टर होगा। दिस वन इज़ द इंटरमीडिएट फ़िल्टर। ये इंटरमीडिएट फ़िल्टर विल हेल्प मी जो भी बारीक पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियल पार्टिकल्स हैं या जो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए। अब इस फिल्टर के बाद एक एग्जॉस्ट फिल्टर होता है, ये ब्लीड होता है क्योंकि देयर माइट बी सम ऐसी हो प्रोबेबिलिटी कि मिक्सिंग चैम्बर से जो आगे एयर बढ़ रही है वो मेरे सप्लाई पे प्रेशर डाले। क्योंकि हो सकता है वो वॉल्यूम में ज़्यादा हो, तो जो भी एक्सेस एयर होती है उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। इस एग्जॉस्ट से ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ी जाती, यहाँ पे भी एक फ़िल्टर लगा होता है। इसके बाद मेरा एक हीटिंग कॉइल लगा है। हीटिंग कॉइल का काम क्या है कि वो एयर को हीट अप करती है। जब एयर हीट होती है तो उसकी ह्यूमिडिटी लेवल डाउन हो जाती है। सेकंड, जब एयर हीटअप होती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। हीटअप होने से वो पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ जाता है मेरा। देन एकदम से कूलिंग कॉइल आती है। कूलिंग कॉइल का काम क्या है कि जो भी वहाँ पे अब एयर का क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो जैसे ही उस कूलअप करते हैं हम लोग, तो जो ह्यूमिडिटी है एयर की वो कंडेंसेट हो जाती है। उससे मेरा रूम में जो RH की रिक्वायरमेंट है वो मीट करने में हेल्प होती है। सेकंड, जो टेम्परेचर बढ़ गया है एयर का, जो मुझे हीट लोड चाहिए वहाँ पे, मान लीजिए जैसे 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो वो टेम्परेचर मेरा कूलिंग कॉइल हेल्प करता है। देन यहाँ पे मेरा आ जाता है फिर ब्लोअर। ब्लोअर से क्या है कि वो प्रेशर से एयर को सप्लाई की तरफ प्रेस करता है। क्यों? एक तो यहाँ से वैक्यूम जनरेट करके वो एयर को अंदर की तरफ खींचेगा, दूसरा प्रेशर से सप्लाई पे देगा। अभी जो सप्लाई डक्ट है यहाँ पे भी मेरा कुछ हीट लोड लॉस होता है, कुछ जो एयर है वो लॉस होता है, कुछ इम्प्योरिटीज जनरेट होती हैं, प्लस हो सकता है कुछ मेरा जो एयर है वो लीक कर जाए, या फिर क्योंकि यहाँ पे ये जो है सप्लाई जो है पाइप्स हैं, मेटल्स की डक्ट होती हैं, तो यहाँ पे भी मेरा कुछ टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, हीट लोड
लॉस हो। तो यहाँ पे फिर मेरा इन सब फैक्टर्स को फैक्टर में कंसिडर करते हुए मेरा HVAC का डिज़ाइन डिसाइड होता है। HVAC की जो कैपेसिटी है वो डिसाइड होती है। यहाँ पे फिर आ जाता है मेरा हैपा। हैपा के मेरे पोर साइज होते हैं 0.3 माइक्रोन, जिसकी एफिशिएंसी होती है 99.97%। हैपा का जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। अब इसमें क्या होता है कि मेरा एक इस तरह का कैसेट होता है। दिस वन इज ओनली द वर्टिकल डायग्राम। इसमें मेरा जो फिल्टर बैग है वो ऐसे ऐसे डिसाइड होता है, मतलब ऐसे ऐसे लगा होता है। इसकी हेल्प से अब क्योंकि हमें चाहिए 0.3 माइक्रोन का, तो इतना छोटा पोर साइज बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा एक फ़िल्टर जो है उसको प्रेस करके इस शेप में रख दिया जाता है। अब जब भी एयर इस पर पड़ती है तो क्योंकि एक फ़िल्टर बेड है ये, तो इसके अंदर पार्टिकल्स कहीं ना कहीं पोर में आ जाते हैं। इससे मेरा जो एफिशिएंसी है वो मीट कर जाती है। लेट्स discuss about the basic design of the HVAC. HVAC is required to supply the air to a room and in the circulation manner. ये circulation manner क्या होता है? HVAC से एयर सप्लाई डक्ट के थ्रू रूम में आता है और रिटर्न लूप के थ्रू वापस HVAC सिस्टम में आता है. There is a fresh air inlet which helps us to mix the return air, या उस रिटर्न एयर में ऑक्सीजन का रेशो मेंटेन करने में मेरा फ्रेश एयर हेल्प करती है. अब इससे क्या होता है, जब मेरा फ्रेश एयर यहाँ पे मिक्स होता है बार बार रिटर्न एयर में, तो वो उसके लिए मुझे मिक्सिंग चैम्बर चाहिए. इस मिक्सिंग चैम्बर का काम क्या है, जो भी रिटर्न एयर आ रही है उसको फ्रेश एयर के साथ मिक्स करना और जो भी मेरा रिक्वायर्ड ऑक्सीजन लेवल है उसे मेंटेन करना. देन after mixing chamber we are having a 5 micron filter which is a intermediate filter. इस फिल्टर का काम क्या है कि इस मिक्स्ड एयर में जो भी कोर्स पार्टिकल हैं उसको रिमूव आउट कर देना. इसके बाद एक मेरे पास एग्जॉस्ट ब्लीड आता है. इस एग्जॉस्ट ब्लीड का काम क्या है, इस मिक्स्ड एयर ये जो है इसमें जो भी मेरा एक्सेस एयर है उसको रिमूव कर देना. ये एक्सेस एयर क्यों है, क्योंकि रिटर्न से भी 100% आ रहा है और फ्रेश एयर भी मैंने लिया है एडिशनली. तो अब जो मेरा टोटल रिक्वायर्ड एयर है उससे मेरे पास सरप्लस एयर हो सकती है, तो उसी को हम लोग रिड्यूस करते हैं थ्रू एग्जॉस्ट. इस एग्जॉस्ट के बाद मेरा आता है हीटिंग कॉइल. इस हीटिंग कॉइल का काम क्या है, उस जो एयर है, जो फ्रेश एयर के साथ मेरा मिक्स्ड एयर है, मतलब जो मिक्स्ड एयर है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाती है, और अब जब जो हीटेड एयर है वो फिर मेरा आगे मूव करती है टू कूलिंग कॉइल्स. ये कूलिंग कॉइल्स का काम क्या है, उस एयर की ह्यूमिडिटी को एकदम से गिरा देती है, क्योंकि उसमें एकदम से कंडेंसेशन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है एयर का, और मेरा जो भी ह्यूमिडिटी है वो कंडेंसेट हो जाती है. कंडेंसेशन से यहाँ पे मेरा RH मेंटेन हो जाता है. देन एक ब्लोअर होता है. इस ब्लोअर का काम क्या है, एयर को सप्लाई डक्ट की तरफ धकेलने का काम है. दो काम करता है ये ब्लोअर. एक तो फ्रेश एयर के लिए वैक्यूम बनाता है, प्लस सप्लाई के लिए प्रेशर से एयर को पास आउट करता है. यहाँ पे फिर मेरा आता है हैपा. हैपा का काम क्या है, हैपा का काम है जो भी एयर में माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियल काउंट है, उसको रिड्यूस करने का काम हैपा करता है. हैपा का मतलब है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. दिस हैपा मेंटेन्स द क्लासिफिकेशन इन द रूम. इसके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक बेसिक क्लास डी के लिए बताया है. क्लास डी का जो रूम है उसके लिए मेरे हैपा की एफिशिएंसी होती है 99.97, विच इज EU13 और H13. बोथ आर सिमिलर. इससे ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो वो मेरे फिर क्लासिफिकेशन को और कम कर देता है. मतलब अगर मैं H14 या EU14 जाऊँ तो वो क्लास C के लिए होगा. इस तरीके से मेरा होता है. अब ये जो दो लाइनें हैं, दिस इंडिकेट्स द सप्लाई एंड द रिटर्न डक्ट. अब सप्लाई डक्ट का काम क्या है,
टू कैरी द एयर फ्रॉम द HVAC टू द रूम, और रिटर्न डक्ट का काम क्या है? टू कैरी द एयर फ्रॉम द रूम टू मिक्सिंग चैम्बर। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल कटआउट ऑफ द HEPA। अब इस तरीके के शेप की वजह से HEPA में जो है फिल्टर का एक बेड बन जाता है। अब उस बेड का काम क्या है कि जो भी एयर एंटर कर रही है उसमें से पार्टिकल्स को लीच आउट कर देता है, मतलब एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है। और अब क्योंकि पार्टिकल्स इस मैश लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं, इस वजह से मेरा HEPA अपनी एफिशिएंसी को अचीव कर लेता है। अब इस AHU का या HVAC का जो डिज़ाइन है वो मेरे इस रूम पे डिपेंड करता है। रूम पे प्लस सप्लाई की कितनी डिस्टेंस है, प्लस रिटर्न का कितना डिस्टेंस है, प्लस मेरे पास फ्रेश एयर की कितनी रिक्वायरमेंट है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे क्लास D चाहिए इस रूम के अंदर, तब क्लास D के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ACPH की 20 ACPH मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। अब इस रूम में फिर मुझे हीट लोड चाहिए, तो हीट लोड चाहिए मुझे 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस रूम का वॉल्यूम जो है 100 मीटर क्यूब है और उसमें मशीन ऑक्यूपेंसी मेरा 50% है। अब एट ए टाइम maximum 4 people will work in this room, so these factors will have impact on the design of the HVAC। कैसे? अगर मुझे 20 ACPH चाहिए इस रूम में, तो फिर मुझे जो ये ब्लोअर है उसकी कैपेसिटी को उसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब इस 20 ACPH के साथ मेरा जो है, अब क्योंकि 100 मीटर क्यूब है, मतलब 20 टाइम्स इंटू 100, ये मुझे एक आवर में एयर चेंज होना चाहिए। अब इसमें भी मेरे पास फैक्टर आ जाता है मशीन ऑक्यूपेंसी। अब जैसे 50% मेरे पास स्पेस जो है मशीन्स ने कवर कर रखा है, तो क्योंकि 50% मशीन्स ने कवर कर रखा है, तो 100 मीटर क्यूब में से भी 50% माइनस हो जाएगा। तो मुझे 50 मीटर क्यूब के हिसाब से ही ब्लोअर डिज़ाइन करना है। सेकंड, मुझे इस रूम में 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और मुझे पता है कि 50% वॉल्यूम जो है मशीन्स ने ले रखा है, मतलब ये जो मशीन्स हैं वहाँ पे हीट जनरेट करेंगी, प्लस 4 पीपल विल बी देयर, तो ये जो 4 पीपल हैं ये भी हीट जनरेट करेंगे और इस रूम में ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ब्रीथिंग, टॉकिंग या जो भी एक्टिविटीज है उसकी वजह से हीट जनरेट होगी एंड ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीज। तो इस फैक्टर के बेसिस पे फिर मेरा हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस अब क्योंकि मेरा ये सब है तो ये जो है मेरा रिटर्न एयर पे भी इम्पैक्ट डालेगा। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरे पास हीट लोड ज़्यादा है, रूम में मशीन ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जो मेरी रिटर्न एयर है वो हाईली ह्यूमिड हो, तो इससे भी मेरा हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब मेरी यूटिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती है। दिस स्पेस या दिस डिस्टेंस फ्रॉम द HVAC टू द HEPA विल ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्लोअर एंड हीटिंग कॉइल्स या यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि जितना लंबा मेरा डिस्टेंस होगा तो उतनी ज़्यादा मेरे हीट लॉस होगी, उतना ज़्यादा मेरा इम्प्योरिटी जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। प्लस जितना ज़्यादा मेरा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा चांस है कि एयर लीक करे। सो दिस विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्लोअर एंड द यूटिलिटीज। सिमिलरली अगर मेरा रिटर्न डक्ट बहुत लंबा है, बहुत डिस्टेंस पे है फ्रॉम द रूम, तो दिस विल ऑल्सो हैव इम्पैक्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी होगी मेरे रिटर्न डक्ट की उतना ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पे एयर हीटअप हो, हीट लॉस हो सकता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द एयर या फिर डक्ट टू द एनवायरनमेंट, किसी भी तरफ से उतना ज़्यादा मेरा हीट पे इम्पैक्ट पड़े, हीट लॉड पे इम्पैक्ट पड़े, उतना ज़्यादा हो सकता है मेरा जो रिटर्न एयर है उसका लीकेज हो जाए। सो इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द HVAC डिजाइन। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ आती है, ये जो 90:10 लिखा है इसका क्या मतलब है? दिस 90:10 रिप्रेजेंट्स द बेसिक रेशो विच मैक्सिमम इंडस्ट्रीज फॉलो फॉर द रिटर्न एयर एंड द फ्रेश एयर। इसका मतलब 90 तो रिटर्न एयर एंड 10 इज द फ्रेश एयर। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये 90-10 का रेशो मेंटेन कर लिया तो मेरे यूटिलिटीज़ पे लोड कम पड़ेगा। प्लस
जो मेरे पास ऑलरेडी रूम के लिए जो मेरे पास मेंटेन्ड एयर है वो मेरे फ्रेश एयर पे इतना लोड नहीं डालेगी। मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ जाएगा, इसका मतलब क्या पड़ेगा कि जो भी रिटर्न एयर है अगर वो मेरे पास ज़्यादा रहेगी तो मुझे फ्रेश एयर की कम ज़रूरत रहेगी। बट अगर मैं 100% रिटर्न एयर सर्कुलेशन में लाता हूँ तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो इस रिटर्न एयर में इवेंचुअली ऑक्सीजन का लॉस होता है। प्लस क्योंकि यहाँ पे मशीन्स पे वर्किंग चल रही है और हो सकता है कुछ सॉल्वेंट्स पे काम हो रहा हो, तो इस रिटर्न एयर में फ्यूम्स जनरेट हो सकती हैं। इन केस किसी भी रूम में सॉल्वेंट्स पे काम होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पे काम होता है, ख़ासतौर पे IPA या मिथाइल डाइक्लोराइड, ऐसे अगर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, देन इन दैट केस आप 100% रिटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। इन दैट केस क्या होगा, 100% रिटर्न एंड 100% फ्रेश एयर। बट उस केस में क्या होगा, क्योंकि मेरा 100% रिटर्न जो है एग्जॉस्ट में जा रहा है तो मेरा फ्रेश एयर 100% होने की वजह से मुझे हाई क्वांटिटी ऑफ यूटिलिटीज विल बी रिक्वायर्ड। अब क्योंकि 100% फ्रेश एयर होगी तो मुझे उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी चाहिए, प्लस मुझे फिर जो क्लासिफिकेशन मेंटेन करना है वो भी हाई एफिशिएंसी चाहिए। तो वहाँ पे मेरे ये डिज़ाइन में बेसिक है, कुछ एक चेंजेस हो सकते हैं, वरना बेसिक डिज़ाइन ऑफ द AHV और द HVAC विल रिमेन द सेम। अब यहाँ पे कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जो हम आगे और डिस्कशन करेंगे, जैसे कि HEPA, रिटर्न, सप्लाई, हीट लोड, एरिया क्लासिफिकेशन। दिस विल be discussed in the installation of the HVAC or the validations or the operational and performance qualification of the HVAC. In this video हम जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिजाइन ऑफ द HVAC पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो कंक्लूडिंग ऑन दिस, लेट्स मेक ए रिकैप कि ये यहाँ पे रिटर्न एयर होगी, इधर सप्लाई एयर होगी, HEPA होगा, रिटर्न में भी एक फ़िल्टर होगा, इधर फ्रेश एयर के लिए भी एक फ़िल्टर होगा, देन मिक्सिंग चैम्बर के पास भी एक फ़िल्टर होगा, देन हीटिंग कॉइल होगी, कूलिंग कॉइल होगी, ब्लोअर होगा। दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ द HVAC। होप कि इस वीडियो में आपके बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द HVAC विल गेट सॉल्व, और आप आगे के वीडियोज़ को भी लाइक करेंगे और इस वीडियो को तो जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो HVAC है, दिस इज़ द डिज़ाइन विच वी फॉलो इन ऑल द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और इसके बिना हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम क्लासिफिकेशन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। द 6 मेजर फैक्टर्स ऑफ द कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूड द डिजाइन ऑफ द HVAC. First is man, then method or the process that we follow, then machines, then fourth miscellaneous or the measurements, fifth is mother nature or the environment, and the last is materials. So ये जो 6 फैक्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल की रिक्वायर्ड है इन पे, and these are the basic reason for the contamination in any pharmaceutical industry. So HVAC covers the part of the mother nature or the environment in this section. So ये जो HVAC का डिज़ाइन है ये हमें मदर नेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द मदर नेचर, मदर नेचर में भी आ जाते हैं हवा, पानी और उस रूम का जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे जो जैसे फ्यूम्स का बताया मैंने आपको, दिस वन इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ द मदर नेचर। ये जो है बेसिक सराउंडिंग्स को डिफाइन करता है। सो होप कि आपको ये जो बेसिक डिज़ाइन ऑफ द HVAC है ये समझ में आया हो। यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, I hope so, and keep supporting the Indian pharmacist. Radhe Radhe.